जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमस लाइब्रेरी क्लासेस में। अभी हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया है यूरोपीय कंपनी का आगमन, बंगाल, मैसूर, पंजाब, ये सब के बारे में मैंने आगे इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर दी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखें। और आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, आर्थिक इतिहास। हम लोग आज पढ़ेंगे आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले उपनिवेशवाद के बारे में देखेंगे, फिर धन की निकासी के बारे में देखेंगे। जो धन की निकासी का वर्णन आपका सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था, अपनी पुस्तक था उनका एक पुस्तक इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, उसमें किया था। फिर भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, रेलवे का कैसे कैसे शुरुआत हुआ, वाणिज्य कृषि एवं वाणिज्यीकरण के बारे में पढ़ेंगे और अकाल और विविध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये उपनिवेशवाद था क्या। पहले मैं थोड़ा सा स्टोरी सुना देती हूँ, फिर इसको मैं रीड कर दूँगी। ठीक है दोस्तों, तो उपनिवेशवाद क्या था। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले एक इतिहासकार थे, एक मार्क्सवादी इतिहासकार थे, उनका नाम था रजनी पाम दत्त। ठीक है दोस्तों, एक मार्क्सवादी इतिहासकार थे, उनका नाम था रजनी पाम दत्त। और उन्होंने ही अपनी पुस्तक, ठीक है दोस्तों, उन्होंने ही अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में इसको जो है 3 भागों में बांट कर बताया। रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में इसे 3 भागों में बांट कर बताया। पहला भाग था आपका एकाधिकार का, ठीक है दोस्तों, जो आपका 1757 से 1813 तक था। दूसरा था आपका मुक्त व्यापार कैसे हुआ, वो 1813 से था 1857 तक था। और तीसरा आपका था वित्तीय पूंजीवाद, जो आपका 1860 के बाद शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो एकाधिकार जो था 1857 से 1813, उसमें क्या था, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है तलवार के बल पर संसाधनों का लूट किया जाता था। 1757 से 1813 के बीच में पढ़ेंगे हम लोग कैसे इसमें तलवार के बल पर संसाधनों का लूट होता था। और मुक्त व्यापार 1813 से 1857 के बीच में पढ़ेंगे हम लोग। औद्योगिक क्रांति कैसे हुआ था और व्यापार के बारे में इसमें देखेंगे। और 1860 के बाद वाले में देखेंगे हम लोग कि 1860 के बाद वित्तीय पूंजी का कैसे, उस समय का कैसा दौर था। तो ठीक है दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगी और पढ़ते जाऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास में हम लोग सबसे पहले उपनिवेशवाद, धन की निकासी, भू राजस्व, रेलवे, कृषि एवं वाणिज्यीकरण, अकाल और फिर विविध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। तो अंग्रेजों के शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी संपन्नता के लिए आत्मनिर्भर थी। ये अंग्रेजों के पहले का बात है दोस्तों। इससे पहले क्या था, भारतीय शासन व्यवस्था जो है, मतलब अर्थव्यवस्था अपनी संपन्नता के लिए आत्मनिर्भर पर था डिपेंड। विश्व विख्यात थी, जिसका सबसे बड़ा आधार गाँव की आत्मनिर्भरता थी। गाँव के लोग कैसे थे, आत्मनिर्भर रहते थे। ठीक है, जहाँ उत्पाद प्रतिद्वंद्विता के आधार पर नहीं बल्कि आपसी सहचरता के आधार पर होता था। ठीक है दोस्तों, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली या जजमानी व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे। ब्रिटिश शासन के प्रभावी होने से पहले विश्व व्यापार में भारत का योगदान लगभग 25% था, जबकि 2018 में यह कितना था, 2% से भी नीचे था। ठीक है, तो उपनिवेशवाद का चरण जैसा कि अभी हम आपको बता दिए वही है। पहला चरण था आपका एकाधिकार का 1757 से 1813। दूसरा चरण था मुक्त व्यापार का 1813 से 1857। और तीसरा था वित्तीय पूंजीवाद 1860 के बाद। पहला में देखेंगे एकाधिकार में तलवार के बल पर, दूसरा में देखेंगे भारतीय उद्योग के बारे में 1860 के बाद। तो अभी देखें हम लोग, तो एक रजनी पामदत्त नामक इतिहासकार थे। ठीक है दोस्तों, मार्क्सवादी इतिहासकार थे। उनकी पुस्तक इंडिया टुडे में उपनिवेशी के 3 चरणों के बारे में बताया गया है। ये 3 चरण अभी हम लोग ऊपर देख लिए हैं। पहला चरण था 1757 से 1813 का दौर था, जो बलपूर्वक व बाजारों पर एकाधिकार के दौरे
कहलाया, अर्थात ताकत के बल पर बंगाल के संसाधन की लूट कर उन्हें ब्रिटेन भेजा जाता था। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए, बलपूर्वक लूट व बाजार का एकाधिकार के दौर कहलाया, अर्थात ताकत के बल पर। कैसे? क्योंकि अंग्रेज उस समय ताकतवर थे। आगे पिछले वीडियो में आप लोग देखेंगे तो बता दिए थे कि बंगाल मैसूर ये समय कैसे वो लोग धीरे धीरे आकर बसने लगे थे। तो उसी समय क्या थे, ताकत के बल पर बंगाल के संसाधनों की लूट कर रहे थे और धन को क्या कर रहे थे, विदेश ब्रिटेन भेज रहे थे लूट कर सामान को। दूसरा चरण देखेंगे दोस्तों, 1813 से 1857 का दूसरा दौर मुक्त व्यापार का दौर कहलाया, जिसे अपनाने के मुख्यतः 2 कारण थे। इसे 2 कारण देखते हैं हम लोग। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की असफलता, उसी समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रहा था, तो उसी समय क्या था, इसकी सफलता से वहाँ न्याय संपन्न वर्ग तैयार हुआ, जिससे ब्रिटिश संसद पर दबाव डाला कि भारत का व्यापार सभी के लिए खोला जाए। दूसरा देखेंगे, एडम स्मिथ द्वारा प्रचारित हस्तक्षेप का सिद्धांत, ठीक है, का लोकप्रिय होना। बाजार के मामले को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या न्यूनतम हस्तक्षेप। 1813 का अधिनियम देखेंगे। 1813 का जब अधिनियम आया था, आगे हम लोग इसे पॉलिटी में कवर करेंगे। 1813 का अधिनियम लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 के अधिनियम में क्या हुआ था दोस्तों कि अंग्रेज का जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यद्यपि चाय और चीन के साथ व्यापार पर अभी भी कंपनी का अधिकार था, ठीक है। 1813 के अधिनियम में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसमें क्या था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था भारत पर एक अधिकार ख़त्म कर दिया था, लेकिन चाय और चीन के साथ इसका व्यापार जारी था। और इसको कब ख़त्म किया था, तो 1833 के एक्ट से फिर इसे भी समाप्त कर दिया गया था। फिर 1833 के एक्ट में कंपनी के व्यापार एकाधिकार पर पूर्ण रोक लग गई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों का गला घोट दिया, विशेषतः हथकरघा उद्योग का। नारियल उद्योग का पतन तो तुरंत हो गया, क्योंकि राजाओं नवाबों की हार के बाद इन विलासी वस्तुओं की मांग में कमी आई, किंतु ग्रामीण उद्योग धीरे धीरे पतनशील हो गए और अंग्रेज़ों ने भारत को कच्चे माल का उत्पाद या अपना कृषि उपनिवेश बना दिया और नगरों से गांवों की ओर आने के कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा। भारतीय कारीगरों को आत्महत्या करनी पड़ी। अंग्रेज़ों ने मुक्त व्यापार के बहाने आयात निर्यात की दरों को इस तरह निर्धारित किया कि ब्रिटिश सामग्री सस्ती हो जाए और भारतीय सामग्री की मांग में कमी आए, और अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश सामग्री के भारत के कोने कोने तक पहुंचाया। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या किया कि आयात निर्यात का दर जो था ना, इस तरह निर्धारित किया था ये लोग, अंग्रेज लोग, कि आपका जो है ब्रिटिश सामग्री क्या हो गया, सस्ती हो जाए, ठीक है। और जो भारतीय सामग्री है उस पर क्या किया जाए, उसका मांग जो है क्या हो जाए, कम आ जाए, क्योंकि उसका सस्ता हो जाएगा तो लोग सस्ते ही सामान लेंगे, जैसे आज चाइना करता है। उसी तरह से यहाँ पर पहले क्या था, चाइना क्या करता है, वहाँ से छोटे बहुत सस्ता सामान बनाता है, लाइट वगैरह, चाइनीज लाइट वगैरह, और यहाँ बेचता है, और यहाँ का लाइट फिर क्या हो जाता है, कोई लोग नहीं लेते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं 1860 के बाद का दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। 1860 के बाद वित्तीय पूंजीवाद का दौर था, ठीक है, जिसमें 2 चरण से प्राप्त धन को भारत में ही निवेश कर और अधिक पूंजी कमाने के उद्देश्य रखा गया। इस चरण को अपनाने के कुछ अन्य कारण भी थे, जैसे 1857 का महाविद्रोह। 1857 का महाविद्रोह के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही है दोस्तों, स्वेज नहर का खोला जाना, सी में औद्योगिक क्रांति का अन्य देशों से प्रसार, जिससे प्रतिद्वंदिता बढ़ी। इसी आधार पर अंग्रेज़ों ने इस दौरे में भारत के रेलवे, बंदरगाह, बीमा बैंक, बागानों आदि में निवेश करना शुरू कर दिया। यहाँ महत्वपूर्ण था कि अंग्रेज़ों का लक्ष्य भारत का आधुनिकीकरण न होकर भारतीय बाजार को नियंत्रण में
रखना था। तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़े दोस्तों कि कैसे कैसे उपनिवेश के बाद का 3 चरण था और तीनों चरणों के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो आगे आपका रेलवे का विकास है। तो ये रेलवे, तो अब हम लोग रेलवे के विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या था। तो रेलवे, ठीक है, रेलवे का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले रेलवे का विकास देखेंगे कि भारत में जो है अंग्रेज़ों द्वारा रेलवे की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले भारत में जो है अंग्रेज़ों के द्वारा रेलवे की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि भारत में जो पहली बार रेल चला था, देखते हो दोस्तों, भारत में पहली बार रेल आपका 1853 में चला था, लॉर्ड डलहौजी के समय चला था। और सबसे पहले चला था आपका कहाँ से कहाँ तक, तो बम्बई से थाने तक चला गया था। लेकिन क्या हो गया था कि भारत में पहली रेल लाइन, ठीक है दोस्तों, रेलवे पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सबसे पहले बम्बई से थाने रेल चला था। लेकिन सबसे पहले रेल लाइन देखेंगे, भारत में सबसे पहली रेल लाइन जो है 1849 में देखेंगे तो हम लोग कोलकाता से रानीगंज चला था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रेल लाइन देखेंगे तो कोलकाता से रानीगंज कब, 1849 में बिछाई गई थी। फिर देखेंगे तो रेल का जो है सर्वाधिक विकास हुआ था आपका कर्जन के समय हुआ था। तो रेल का सबसे, ये भी सवाल कितना बार पूछ चुका है कि रेल का सबसे ज़्यादा विकास किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, अब भारत में रेल की स्थापना का लक्ष्य था, भारत में रेल की स्थापना का लक्ष्य क्या था ये बताइए। तो भारत में रेल का स्थापना का लक्ष्य था कि दूसरे गांव को जो है ना बाजार से जोड़ सके। भारत में रेल का स्थापना का अंग्रेज़ों का क्या ये था मतलब क्यों वो लोग करना चाहता था, तो दूसरे गांव को जो है बाज़ार से जोड़ना चाहता था, जिससे जो है कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके, आ सके और जा सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग इसको पढ़ देते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। भारत में अंग्रेज़ों द्वारा रेलवे की स्थापना उनकी अनुपम देन मानी जाती है। हाँ, देखिए जो भी हो अंग्रेज़ लाए तो, लेकिन आज रेलवे हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं दूर जाना है तो हम लोग ट्रेन से आसानी से चले जाते हैं। तो भारत में अंग्रेज़ों का रेलवे की स्थापना उनकी अनुपम देन मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है। अंग्रेज़ों ने लाभ के आधार बनाते हुए, हाँ ये भी सही बात है कि लेकिन वो लोग लाभ के आधार को बनाते हुए स्थापना किए। इसमें निजी व सार्वजनिक दोनों निवेश का आमंत्रित किया और प्रारंभ में घाटे के बावजूद निवेश को 5% का गारंटी युक्त बाजार दिया। भारत में रेल की स्थापना का लक्ष्य जो है दूरस्थ गाँव को बाजार से जोड़ना था। अभी बताया मैंने कि रेल की स्थापना का क्यों ज़रूरी था कि गाँव को जो है बाज़ार से जोड़ना, जिससे कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाए, कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाए। और इसके साथ ही विद्रोह के समय सेना को तेज़ी से प्रभावित, देखिए दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट था कि जब भी विद्रोह हो तो उस समय क्या हो जाएगा, सेना को तेज़ी से प्रसारित यहाँ से वहाँ भेजा जा सके। तो भारत में पहली रेल 1853 में आपका चला था, लॉर्ड डलहौजी के समय, अभी बता दिए, मुंबई से थाने तक चली थी। लेकिन क्या था यहाँ पर कि ये पहली रेल लाइन अभी बताया 1849 में कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई थी। रेल लाइन पूछेगा तो कलकत्ता से रानीगंज 1849 में। और सबसे पहला ये ट्रेन पूछेगा तो रेल तो मुंबई से थाने चलाई गई थी। और देखेंगे रेलवे लाइनों का शाब्दिक विकास जो है कर्जन के समय हुआ था दोस्तों, अभी बताया मैंने। रेलवे लाइन का शाब्दिक विकास पूछेगा किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और बाद में 1925 एक बूथ कमेटी की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था 2015-16 में पुनः। सबसे देखेंगे दोस्तों ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक कमेटी जो थी, एक वोट कमेटी के अनुशंसा पर जो रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। उदारवादी नेताओं ने अंग्रेज़ों द्वारा रेलवे विकास की खूब या भारी प्रशंसा की, खूब है दोस्तों यहाँ पे, खूब या भारी प्रशंसा की और इसे
आधुनिकीकरण का एक सूचक माना, किंतु तिलक से उग्रवादी नेताओं ने इसकी आलोचना की और इसे औपनिवेशिक शोषण का हिस्सा माना। आगे हम लोग देखें दोस्तों, धन की निकासी के बारे में देखते हैं। तो आइए धन की निकासी के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको पहले थोड़ा सा हम लोग ये कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इसको लाइन बाय लाइन पढ़ देंगे। तो धन का निकासी, तो धन का निकासी के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? तो आपको दादा भाई नौरोजी ने बताया था। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है अपने लेख, उनका एक लेख था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, उसमें सबसे पहले उल्लेख किया था। लेकिन क्या किया था, लेकिन बाद में उनका एक पुस्तक भी था, ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक हुआ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सबसे पहले पूछेगा दोस्तों कि अपने लेख में उन्होंने किस में लिखा था? लेख में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में सबसे पहले उल्लेख किया था। फिर बाद में, ठीक है दोस्तों, फिर बाद में अपनी प्रसिद्ध लेख, उनका एक और प्रसिद्ध लेख हुआ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें व्यवस्थित रूप से बताया था। सबसे पहले पूछेगा तो आप इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया मार सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। प्रसिद्ध पूछेगा तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और फिर 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में भी इसे स्वीकारा। फिर क्या हुआ था, 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें भी इसे स्वीकारा। और फिर क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी को इसमें सुधारा था। फिर क्या हुआ था कि फिर दादा भाई नौरोजी जो थे धन निकासी को क्या बोले, इन्होंने धन निकासी के बारे में दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ये क्या अनिष्टों का अनिष्ट कहा। ये सवाल भी पूछ सकता है दोस्तों कि धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा? तो दादा भाई नौरोजी ने। इविल ऑफ ऑल इविल्स, ठीक है, अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल्स। फिर अंग्रेज़ों ने भारत से धन निकासी के कई तरीके को अपनाया। अंग्रेज़ जो थे भारत में धन निकासी के कई तरीकों को अपनाए थे, जिसमें से सबसे बड़ा उनका जो था अव्यर्थ था होम चार्जेज, ठीक है दोस्तों। इसके तहत इसमें क्या आता था, होम चार्जेज के अंदर हम लोग देखेंगे अब क्या था कि ये होम चार्जेज क्या था। तो सबसे पहले अंग्रेज़ जो थे क्या किए दोस्तों, भारत में धन निकासी के कई तरीके अपनाए, जिसमें से सबसे बड़ा तरीका एक था आपका होम चार्जेज था। इसके तहत क्या था दोस्तों कि कर्मचारी के वेतन जो था, कर्मचारी का वेतन, पेंशन पर जो भत्ता दिया जाता था, उसे सार्वजनिक व निजी निवेश से मुक्त बाजार बना दिया। मतलब उसमें जो इसके तहत क्या था, जो कर्मचारी को वेतन और भत्ता दिया जाता था उसको क्या कर दिया, सार्वजनिक व निजी निवेश से मुक्त कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मैं थोड़ा सा बता दी है। आइए अब इसके धन निकासी क्या था इसके बारे में अब पढ़ लेते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अपने लेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया, ठीक है, और बाद में अपने प्रसिद्ध लेख पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसे व्यवस्थित रूप दिया, ठीक है दोस्तों। फिर 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में भी धन निकासी का सिद्धांत को स्वीकारा, ठीक है। नौरोजी अभी बता चुके हैं सब। नौरोजी के अनुसार अंग्रेज़ों ने भारत की संपत्ति को कुटिलता से ब्रिटेन भेजा और एक तरफ धन निकासी के कारण भारत गरीबी, बेरोजगारी, अकालों की बारंबारता में फंस गया। उद्योगों का पतन हुआ और भारत जैसे संपन्न अर्थव्यवस्था अंग्रेज़ों पर निर्भर हो गई। धन निकासी को नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा है, इविल्स ऑफ ऑल इविल्स। नौरोजी के अकाल के अनुसार 1757 से 1765 के बीच 40 लाख पाउंड की निकासी हुई। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देख लेंगे इसको कि 1757 से 1765 का जो बीच था 40 लाख पाउंड का निकासी हुआ और 1866 तक 150 करोड़ पाउंड की निकासी की गई। और नौरोजी ने पहली बार आधुनिक भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन करते हुए यह बताया कि भारत की पीसीआई प्रति व्यक्ति जो है पैसा मात्र 20 रुपये है। प्रति व्यक्ति आय जो है इनकम 20 रुपये है।
अंग्रेज़ों ने भारत से निम्नलिखित तरीके से धन निकासी किया, जिसमें सबसे बड़ा था अवयव था उनका होम चार्जेज। इसके तहत क्या था, इसके तहत अभी बताएं, प्रशासनिक व सैनिक अधिकारी कर्मचारियों का वेतन व वर्दी भत्ता दिया जाना था, और सार्वजनिक व निजी निवेश पर गारंटी युक्त बाजार था, और शेयर धारकों को लाभांश था। ब्रिटेन में भारतीय स्टोर के नाम पर खरीद, यहाँ तक कि कंपनी द्वारा लिया गया सार्वजनिक ऋण, जहाँ साम्राज्य विस्तार या अन्य देशों से युद्धों में खर्च किया जाता था, उन्हें बोझ भी भारतीय राजस्व पर डाल दिया जाता था। तो ये इसके अब थोड़ा सा विविध है, तो हम लोग विविध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो विविध है तो सब मिला जुला के फिर आगे भी आएगा, आपका भू राजस्व व्यवस्था वगैरह आगे है। तो अंग्रेज़ों ने भारत में नकदी फसलों की खेती की, कृषि के वाणिज्यीकरण को दावा किया, क्योंकि ब्रिटेन औद्योगिक को कच्चे माल की आवश्यकता थी। अतः भारतीय जलवायु के अनुसार उसे विभिन्न क्षेत्रों में नील, अफीम, कपास, गन्ना आदि उत्पादित करना पड़ा। दूसरा देखेंगे दोस्तों, बाजार में तरलता बढ़ाना व लोगों के पास नगद पैसा उपलब्ध कराना। नकदी फसलों की कीमतों में उतार चढ़ाव अधिक होता है। यूरोपीय एजेंसी हाउसों द्वारा कुछ भारतीय और ब्रिटिश बिचौलिए नकदी फसलों द्वारा किसानों का इतना शोषण किया गया कि वे किसान के कृषक मजदूर बनने लगे, तथा साहूकार और महाजनों की शिकंजा भी कसने लगा। नील की खेती, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, नील की खेती किसानों के भयंकर शोषण का उदाहरण बना। नील की खेती, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसे विरोध में 1860 का प्रसिद्ध नील विद्रोह हुआ। इस घटना पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा। इसमें नील किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया है। नील की खेती देखेंगे दोस्तों, क्या था, इसमें जो किसानों के बारे में है, नील की खेती किसानों पर एक भयंकर बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था। इसके बारे में ये वाला नील दर्पण नामक पुस्तक बहुत बार पूछता है दोस्तों, बहुत बार पूछ चुका है। इसे किसने लिखा है, तो दीनबंधु मित्र ने। अकाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, फिर इसके बाद लंबा टॉपिक हो जाएगा, उसको भू राजस्व व्यवस्था को अगले टॉपिक में देखेंगे, हम अगले वीडियो में देखेंगे। अकाल, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के कारण भारत में निरंतर अकाल पड़ते रहे, और इसका मुख्य कारण खाद्यान्न उत्पाद में कमी न होकर सरकार द्वारा उचित वितरण व कुप्रशासन था। चंद्रगुप्त मौर्य का सहगौल या महास्थान अभिलेख 1875 से 1900 के बीच भारत में लगातार अकाल पड़े। ठीक है, असंख्य भारतीय की भूखमरी से मौत हो गई। आज़ादी के पहले अंतिम भीषण अकाल बंगाल में 1943 में पड़ा, जिस पर जैनुल आबेदीन ने एक कार्टून बनाकर सरकारी मंशा को स्पष्ट कर दिया। अंग्रेज़ों ने विभिन्न अकाल आयोग की स्थापना की, जिसमें कैंपबेल आयोग बाद में लिप्टन के समय स्टैचू आयोग का चर्चित रहा। यही एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, उतना इसमें जिसमें कलर किया हुआ आपका वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो देखेंगे दोस्तों हम लोग कैंपबेल आयोग के स्थान पर क्या, लिप्टन के समय स्टैचू आयोग सबसे चर्चित रहा था। ठीक है दोस्तों, और इसी के अनुशंसा पर 1883 में लॉर्ड लिप्टन ने एक आकाल संहिता प्रस्तुत किया। आधुनिक उद्योग को देखेंगे दोस्तों, अंग्रेजों के समय कुछ आधुनिक उद्योग की स्थापना हुई, किंतु अंग्रेजों ने सदैव ध्यान रखा कि भारतीय किसान परिस्थिति के आधार पर न हो और उनका नियंत्रण बना रहे। किंतु फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भारतीय पूंजीपति वर्ग ने भी उद्योग की स्थापना में हिस्सा लिया। पहला देखेंगे दोस्तों कि भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना 1853 में मुंबई में खोला गया था।
दूसरा देखेंगे दोस्तों, रिसला बंगला में पहला जूट कारखाना था। और तीसरा देखें, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में भी भारतीय पूंजी लगाई जाने लगी और स्वदेशी पूंजी से संचालित बैंक पहला बैंक अवध मेमोरियल बैंक था। अवध कॉमर्शियल बैंक था जो 1958 तक कार्यरत रहा, किंतु स्वदेशी व भारतीय पूंजी का जो स्वदेश बैंक जो अभी भी कार्यरत है वह 1854 में पंजाब नेशनल बैंक के रूप में स्थापित हुआ, जिसे स्थापना में लाला लाजपत राय व दयाल सिंह मजीठिया जैसे राष्ट्रवादी शामिल थे। तो आज हम लोग इतना पढ़े दोस्तों। भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हम लोग कल के वीडियो में मैं इसे पूरा बता दूंगी, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो लंबा चला जाएगा। इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भू राजस्व व्यवस्था के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा था कि आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास के बारे में क्या क्या था, आधुनिक उद्योग, रेलवे के बारे में, धन की निकासी के बारे में। आज हम लोगों ने अकाल के बारे में ये सब पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आती हूँ भू राजस्व व्यवस्था के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।